आज हम लोग चाइना के बेल्ट रोड और इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चाइना का बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसको ओबोर वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था टू बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी एमंग एशियन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन। एग्जैक्टली अगर हम लोग इसको मैप के थ्रू देखें तो मैप के थ्रू अगर देखें यहाँ पर तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से लेकर के ये यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को कनेक्ट करता है। आप यहाँ देखें चाइना के पोर्ट से लेकर के एशियन कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया से होते हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश से श्रीलंका, श्रीलंका से इंडियन ओशन से होते हुए ये अफ्रीका, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ये यूरोप की तरफ जा रहा है। और ये जो ब्लैक रोड्स आपको दिख रहे हैं वो रोड के थ्रू है और ये सेंट्रल एशिया को ज्वाइन करता हुआ पार्ट है, कजाकिस्तान, तुर्की होते हुए जो आपको दिख रहा है ये इनके प्लान में जिंजियान प्रांत जो है चाइना का, जिंजियांग से लेकर के वो ग्वादर पोर्ट की तरफ है, जो कि बलूचिस्तान से होते हुए गुजर रहा है ग्वादर पोर्ट की तरफ। और इसका काफी महत्व है भारत के लिए। भारत ने इसके प्रति काफी विरोध भी व्यक्त किया है, क्योंकि ये पीओके से होकर गुजरता है और सीपेक प्रोजेक्ट भी इसी के अंडर है। यहाँ पर नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज को रशिया से होते हुए नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू ये जा रही है और ये कनेक्ट कर रहा है यूरोपियन नॉर्दर्न कंट्रीज को। और ये पूरा का पूरा रशिया को कनेक्ट करता है, मंगोलिया से होते हुए रशिया की तरफ जा रहा है, मंगोलिया से होते हुए रशिया की तरफ। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो पूरी तरह से साउथ एशियन कंट्रीज को जोड़ा गया है, यहाँ पर पूरे यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ा गया है और मेजर अफ्रीकन कंट्रीज को भी जोड़ा गया है, गल्फ कंट्रीज को होते हुए। तो इसलिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कंट्रीज को जोड़ा गया है और व्यापारिक हितों को सिद्ध करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग एपेक सम्मेलन, एपेक समिट, एपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2017 नवंबर में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये चाइना की तरफ से किया गया एक प्रयास है जो संपूर्ण संसार के लिए या वर्ल्ड के लिए है, और ये जॉइंट वेंचर होगा जिसमें सभी देशों का समग्र विकास आर्थिक दृष्टिकोण से और हो पाएगा। और इसको बनाने या पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास होगा। वास्तव में शी जिनपिंग ने बहुत बेहतर बेहतर ढंग से बोल बताया इसे, लेकिन वास्तव में उतनी क्लैरिटी बीआरआई प्रोजेक्ट्स में नहीं है, क्योंकि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर कौन-कौन से देश वास्तव में इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे, इस पे बहुत क्लैरिटी नहीं है। और इसमें अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे कितने कंट्रीज होंगे ये बहुत क्लियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नहीं क्लियर है। तो एग्जैक्टली हाउ मच टाइम चाइना विल स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट्स, कितना फाइनेंस करेगा चाइना, ये भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये वैल्यूज अलग-अलग है, कोई ऑथेंटिक बहुत क्लैरिटी पे इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ और इस बीआरआई प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या-क्या प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, कौन-कौन से पोर्शंस डील होने वाले हैं, क्या कनेक्ट होने वाला है, ये बहुत क्लैरिटी इस बीआरआई प्रोजेक्ट में नहीं है। अब अगर हम देखें कि वास्तव में चाइना का क्या लाभ होने वाला है बीआरआई प्रोजेक्ट से। चाइना का वास्तव में ये अपने इनिशिएटिव एग्जैक्टली अपने जो व्यापारिक हित है इनको साधने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास प्रतीत होता है। और दिस इनिशिएटिव कुड प्रोवाइड अ गुड बूस्ट टू द चाइनीज इकोनॉमी, और ये चाइनीज इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है। और चाइना की जो इमेज है काफी हार्ड लाइनर के तौर तौर पे है। जनरली क्या होता है कि ये समझा जाता है कि चाइना अपने व्यापारिक हितों के आगे किसी दूसरे की बात जल्दी नहीं सुनना चाहता या मानना चाहता है, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, हम लोग वहाँ काफी देख चुके हैं। बट अपनी इस इमेज को सुधार कर एक सॉफ्ट पावर इमेज बनाना चाहता है, और चाइना कहीं ना कहीं बीआरआई को इसके लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चाइना होप्स टू गेन बेटर रिटर्न ऑन इट्स फॉरेन एक्सचेंज। आप देखें एग्जैक्टली हम लोग ये जानते हैं कि चाइना के पास वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज है, और कहीं ना कहीं इनको इन्वेस्ट करके भी वो बेटर रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। चाइना wants to create new overseas business opportunities for Chinese firms। निश्चित रूप से चाइनीज फर्म्स के लिए एक बड़ा मौका होगा और इसके माध्यम से वो और बड़े बाजार तक पहुंच पाएंगे। वास्तव में चाइनीज फर्म्स के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी और चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रोडक्शन है उनका अब कहीं ना कहीं मार्केट एक सेचुरेशन की स्थिति में आ चुका है। उन्हें और बेहतर और सुसंगठित बाजार की आवश्यकता है। इसके लिए और वो अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाकर दूसरे देशों तक पहुंचना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये चाइनीज़ फर्म्स ने जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन की खपत हो सके और आने वाले समय में व्यापारिक
गति जो है चाइना की वो बनी रहे, कहीं न कहीं इससे उसका प्रभाव जुड़ता है। चाइना अपने कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो चाइना के वो कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं और चाइना जो है उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में और ज़्यादा जीवन स्तर बेहतर करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए लोगों की कहीं न कहीं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पर पर्सन एनुअल इनकम का ग्रोथ करने के लिए भी इस बीआरआई प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। हम ये पीछे देख चुके हैं कि चाइना की अपनी एक डेब्ट पॉलिसी होती है। चाइना कुछ ज़रूरतमंद देशों को फ़ाइनेंस करता है, डेब्ट देता है और इन डेब्ट की शर्तें इतनी कठिन होती हैं कि बाद में कहीं न कहीं वो देश काफ़ी मजबूर स्थिति में आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान के सीपेक, नाइजीरिया, श्रीलंका, इस जगहों पे हम लोग देख चुके हैं और कहीं न कहीं बाद में ये डेब्ट जो है इक्विटी के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वास्तव में तो प्रारंभ में कर्ज़ देते हैं, लेकिन बाद में वही कर्ज़ उनके लिए वो हिस्सेदारी माँगने लगते हैं, जैसे हमने श्रीलंका में हम्बनटोटा के लिए देखा। इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने काफ़ी बारीकी से बीआरआई का अध्ययन करते हुए इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने कहा है कि चाइना ने वास्तव में और भी कई जगहों पे जो प्रोजेक्ट्स ये चला रहे हैं, उन जगहों पर जैसे कहते हैं कि वो लोकल एरिया में जाकर के रोजगार पैदा करेंगे, बट उन्होंने बड़े स्पष्टता किया है कि दो दे डोंट ऑफन क्रिएट जॉब विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुड बी ट्रिमेंडस जॉब क्रिएटर। वास्तव में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो हैं जो काफी ज्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं, वहां भी ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि चाइना वहां पर वहां के लोकल लोगों को काम करवाने के रिस्पेक्ट में अ, वो अपने देश के ही लोगों को वहाँ रोजगार देता है, जिससे कि वास्तव में लोकल जगहों पर किसी भी तरह का रोजगार पैदा नहीं होता। हम लोग इस पर पाकिस्तान के लिए सीपैक में देख चुके हैं कि पाकिस्तान में जो चाइनीज काम कर रहे हैं, वो बेसिकली पाकिस्तानी लोग नहीं हैं सीपैक में काम करने वाले लोग, वो चाइनीज हैं। इसलिए कहीं न कहीं उसको स्थानीय तौर पे चाइना पाकिस्तान को बहुत अधिक रोज़गार की दृष्टि से लाभ होने वाला नहीं है। और बाद में वास्तव में यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंसिंग इज़ सो स्ट्रक्चर्ड, इनका जो कर्ज़ देने का तरीका है वो काफ़ी संगठित है और कहीं न कहीं काफ़ी जटिल भी है कि कई देशों को इससे उलझनें भी पैदा होती हैं। कर्ज़ तो मिलता है लेकिन उसके बाद की स्थिति काफ़ी बुरी होती है। हमने कहा अभी कि आप पाकिस्तान को देख रहे हैं और कहीं न कहीं वो उसी में टूटता जा रहा है। सो और बाद में इनकी पॉलिसीज़ होती हैं क्योंकि उनको डेब्ट रिकवरी के लिए वो इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सारे का सारा कर्ज हिस्सेदारी में। नेदेजे रोलैंड जो सीनियर फेलो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च, वो कहते हैं कि वास्तव में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ ग्रोथ है वो बीआरआई का केवल एक विषय है, यहाँ पर ये केवल एक विषय है। वास्तव में इसमें और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो छुपे हुए हैं, जैसे टू स्ट्रेंथन द रीजनल पॉलिटिकल कोऑपरेशन, unimpeded trade means undisturbed trade, financial इंटीग्रेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। वास्तव में चाइना चाहता है कि अपने लीडरशिप के अंदर ये कई सारे देशों को ला सके और कहीं न कहीं वो अपने व्यापारिक हितों को पूरा कर सके। इट इज़ अ टॉप लेवल डिज़ाइन, वो कहते हैं कि ये बड़ा ही टॉप लेवल का डिज़ाइन है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने समस्त राजनीतिक, कूटनीतिक, बौद्धिक, इकोनॉमिक, व्यापारिक और व्यावसायिक साधनों का पूर्णतः इस्तेमाल किया है। वास्तव में चाइन इस बीआरआई प्रोजेक्ट्स को वो आगे कहते हैं कि बीआरआई प्रोजेक्ट्स को चाइना के इस प्रतिक्रिया के तौर पे भी देखा जा सकता है कि चाइना कहीं न कहीं आंतरिक और बाह्य दबावों को झेलने के लिए बीआरआई को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके चैलेंजेस इंटरनल अंदर कंट्री की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी लेकिन अभी 2020 में एक बड़ी परेशानी और एक बहुत बड़ा झटका चाइना को मिल रहा है और निश्चित रूप से वो कोविड-19 की वजह से है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कई अन्य विषयों पे बढ़ रहे हैं, चाहे बॉर्डर इश्यूज हों, बट बीआरआई प्रोजेक्ट्स पर कोविड का काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज प्रोजेक्ट्स अब्रॉड एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड। उन्होंने कहा कि बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और हांगकांग की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बीआरआई प्रोजेक्ट जो है एडवर्सली अफेक्टेड है और आगे के 30-40% कुछ हद तक प्रभावित है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 40% भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। इसलिए कहीं न कहीं आने वाले समय में बीआरआई को लेकर चाइना को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं।
बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक सम ऑफ द एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया। वास्तव में या तो इन देशों में इसकी गति धीमी हुई है कहीं ना कहीं आंतरिक विरोधों की वजह से भी, आंतरिक विरोध की वजह से भी, और इनके काम की गति धीमी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बीआरआई प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बेहतर नहीं है। सो चाइना इमर्जिंग एज अ बैंकर बेसिकली। वास्तव में चाइना जो है एक साहूकार वाली स्थिति में आ चुका है कहीं ना कहीं। एक साहूकार की जो नीति होती है कि वो अपने पैसे को कर्ज के रूप में दूसरे देशों को देता है। तो देखिए यहाँ पर चाइना हैज अंडरटेकन ऑलमोस्ट मेजर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, और चाइना ने जुलाई 2014 में ब्रिक्स देशों के साथ मिल करके एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, करीब करीब $100 बिलियन की, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसका काम जो है फंड करना है प्रोजेक्ट्स में डेवलपिंग कंट्रीज में। उसी साल 2014 में चाइना ने एक और बैंक लॉन्च किया जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल बैंक AIIB कहते बनाया, और ऑलमोस्ट उसमें 105 नेशंस जो हैं अभी भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बन चुके थे। और वास्तव में इसका काम जो है फिर दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और कहीं ना कहीं कर्ज के माध्यम से ग्रो करना। तो वास्तव में चाइना की ये पॉलिसी रही है कि वो चाइना दूसरे देशों को पैसे देना और बाद में उसी पैसे को निकालने के लिए उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगा करके दबाव बनाना। पिछले इतिहास में हम लोग देख चुके हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान, नाइजीरिया इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। पूरी तरह से चाइना की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि जैसे चाइना को श्रीलंका को कर्ज देने के बाद उन्होंने उस उनको हम जो उनका पोर्ट था वो लेना पड़ा। तो कहीं न कहीं ये चाइना की बड़ी अजीब तरह की पॉलिसीज़ हैं। इस पे कई तरह के इस बात को समझने के लिए अमेरिका ने इसके लिए कई सारे प्रयास अब शुरू किए हैं। मैंने इससे रिलेटेड जो भी तथ्य है आपके सामने, बीआरआई से रिलेटेड तथ्य जो भी है प्रस्तुत किया, और हमें चाइना के व्यवहार को लेकर के निश्चित रूप से सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना कहीं न कहीं अपने व्यापारिक हितों के आगे किसी से समझौता नहीं करता, और जिस तरह की उसकी विस्तारवादी नीति है वो भरोसे के लायक तो शायद दिखती नहीं है, कई जगहों पे ये नहीं है, क्योंकि करीब-करीब इसके अपने जितने भी आस पड़ोस की बाउंड्री या बॉर्डर जहाँ से जुड़ती है, उसके साथ इसके संबंध ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है ये। तो मैंने ये समस्त पक्षों को रखा है, और आगे जो भी है आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।